हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइटन नॉलेज। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिसिज्म ऑफ केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चे, हमने पहले से ये देखा है कि जो केन्जियन की थ्योरी है वो बहुत सारे अजम्पशंस पे बेस्ड थी। अजम्पशंस के बाद हमने उसके फीचर्स पढ़े, सिग्निफिकेंस पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो उसके फीचर्स हैं, सिग्निफिकेंस है, उनमें बहुत कमियां पाई गई, क्योंकि जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने फिर केन्जियन की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है। तो बहुत सारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जैसे कि एफ नाइट, एल हाम, हर्ट हेक, एंडरसन हो गया, हैजलेट हो गया, तो उन्होंने केन्जियन की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है। तो पहला उनका कंसेप्ट क्या था कि किस तरीके से उन्होंने केन्जियन की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है। फर्स्ट उन्होंने बताया है द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। ये पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखो, केन्स ने हमेशा क्या कहा था कि इक्विलिब्रियम आपका लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी पाया जा सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो होता ही है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी आती है इकोनॉमी में। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब हमारी इकोनॉमी पूरी बैलेंस्ड हो, जहाँ पे आप अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो चीज़ों का। तो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे हम लोग उसको इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते। तो केन्जियन की खुद की थ्योरी ही खुद में ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करवा रहा है वो। तो केन्स वॉज ऑफ व्यू दैट इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम वॉज पॉसिबल एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कि उसने बताया था कि लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल होता है। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने उसको क्रिटिसाइज करके ये बताया कि अकॉर्डिंग टू दैम equilibrium can be possible when there is full employment in the economy and full utilization of the resources। कि equilibrium वहीं पे पाया जाता है जहाँ पे आपकी इकोनॉमी में पूरा रोजगार हो, फुल यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज की अच्छे तरीके से। कि अगर केस ने ये एक्सेप्ट किया है कि उसको लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी इक्विलिब्रियम मिल पा रहा है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका इग्नोर ही कर दिया उसने। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आप चीज़ों का अच्छी तरीके से यूज़ करवा पा रहे हो। लेकिन उसने तो कह दिया लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी इक्विलिब्रियम मिलता है, तो इक्विलिब्रियम वर्ड को ही उसने इग्नोर करके रख दिया। तो हैजलिट ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया केन्स के कंसेप्ट को। वो ये कहता था कि सो लॉन्ग एज लेबर एंड अदर फैक्टर्स आर नॉट फुली यूटिलाइज, तो हम लोग इक्विलिब्रियम का सोच ही नहीं सकते। जब तक अब लेबर या बाकी सारे फैक्टर्स का अच्छे तरीके से यूज़ ही नहीं करोगे तो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। हैजलिट ने भी अपने वर्ड्स में इसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है कि जब केन्स इक्विलिब्रियम के बारे में सोचता है अंडर एम्प्लॉयमेंट में, जहाँ पे अभी लोगों को रोजगार पूरा तरीके से मिला ही नहीं है, यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रही है, तो ही इज टॉकिंग नॉनसेंस। तो वो नॉनसेंस थिंग की बात कर रहा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कभी भी नहीं होगा लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे। सेकंड अब उसका क्रिटिसिज्म है, केन्जियन इकोनॉमिक्स मेनली क्या है, स्टैटिक है। केन्जियन ने बताया था कि उसकी थ्योरी डायनामिक है, एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे उसने बात की थी कि उसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता जाएगा। तो अनदर एलिगेशन केन्स की थ्योरी पे ये लगी है कि उसका जो कंसेप्ट है वो स्टैटिक है। नो डाउट कि केन्स ने हमें ये बताया है कि उसने शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम की बात की है, लेकिन उसने अच्छे तरीके से हमें क्लैरिटी नहीं दी कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप दूसरे के पॉइंट पे कैसे पहुंचोगे, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे कि आपका चेंजेस आती रहें इकोनॉमी में। इफ़ वी लुक एट अ केन्जियन थ्योरी फ्रॉम मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड दैट इट कंटेन्स सम डायनामिक एलिमेंट्स। तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि उसमें कुछ डायनामिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि उसने टाइम लैग्स को मेंशन किया था। बट नेवरदनेस इकोनॉमिक एनालिसिस में देखें तो केन्स की थ्योरी आपकी क्या लेके चलते हैं, कंपैरेटिवली स्टैटिक थ्योरी लेके चलते हैं, उसको ही माना जाता है। थ्योरी स्टैटिक है, बस कहीं ना कहीं वो अपने डायनामिक वर्जन को दिखा पा रहा है, कंपेयर कर पा रहा है। थर्ड वन, इट हैज़ इग्नोर्ड द लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम। ये क्रिटिसिज्म बनना ही बनना था, क्योंकि केन्स ने शॉर्ट पीरियड की बात की है, तो लंबे पीरियड का इक्विलिब्रियम को उसने ध्यान में ही नहीं दिया है। तो केन्सियन की थ्योरी एक शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करती है, जिसका कोई लेना देना नहीं है लॉन्ग पीरियड से। केन्स ने खुद ही ये चीज़ कही है दैट इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड।
तो इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए प्रोफेसर हेग ने ऑब्ज़र्व किया कि जब हमें क्या है ज़्यादा अटेंशन अगर हम लोग शॉर्ट रन को देंगे तो वो हमारे इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। इट इज़ नॉट ओनली अ सीरियस एंड हार्मफुल मिस्टेक, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा सिविलाइजेशन से भी रिलेटेड। तो ये मैटर ऑफ प्राइड है इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि हम लोग लॉन्ग रन फोर्सेस को स्टडी करें ही करें, ताकि लोग आगे चल के क्या करने वाले हैं आगे चीज़ की भी सोचनी ज़रूरी है, ह्यूमैनिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है, उनको बेनिफिट करना भी ज़रूरी है। तो लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम ढूंढना ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि शॉर्ट रन में अगर हम शॉर्ट रन एनालिसिस की बात करें तो वो आपको अनरियलिस्टिक एंड डोबियस कंक्लूजन देगी, बहुत कंफ्यूजिंग कंक्लूजन देगी कि शायद वो लॉन्ग पीरियड में देखने को नहीं मिलेंगे। फोर्थ है आपका अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने भी परफेक्ट कंपटीशन लिया था, केन्जियन ने भी लिया था। हम सभी को पता है इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करता ही नहीं है। इकोनॉमी में और सारी भी मार्केट सिचुएशन है, जैसे मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली हो गया, तो ये तो पहले ही क्रिटिसाइज हो गया है। अब हमें ये पता है कि रियल इकोनॉमिक वर्ल्ड में जो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है दैट इज़ अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। कि फिगमेंट क्या होता है, लगता है सही है पर असल में वो चीज़ सही नहीं होती है, कि इमेजिनेशन है। मिसेस जॉन रॉबिन्सन और चैम्बरलिन ने कहा है कि रियल वर्ल्ड में हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पाया जाता है, तो केन्जियन की इकोनॉमिक्स रियल कंडीशंस या सर्कमस्टांसिस को नहीं स्टडी करती है। फिफ्थ है आपका केन्जियन थ्योरी इज़ नॉट जनरल थ्योरी। केन्स ने बार बार अपने थ्योरी में, क्योंकि उनका थ्योरी का नेम ही जनरल थ्योरी था जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी, तो लेकिन क्रिटिसाइजर ने क्या कह दिया, ये जनरल थ्योरी है ही नहीं, सब जगह लागू होती ही नहीं है। टू क्लेम दैट केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ अ जनरल थ्योरी एंड इज़ एप्लीकेबल अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट करेक्ट। द फैक्ट इज़ दैट कि केन्जियन के थ्योरी आपको हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की सल्यूशन नहीं देती, ये सारे इकोनॉमिक्स में एप्लीकेबल नहीं होती है। प्रोफेसर स्वीजी ने भी कहा है कि केन्जियन की थ्योरी है जो वो टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट को लेके नहीं चलती, क्योंकि जो टेक्निक्स में चेंजेस आते जाते हैं, पहले तो उनका यही था ना कि ये शॉर्ट पीरियड थ्योरी है जिसमें टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं आएगी, ये सारा कुछ था, तो अप्लाई ही नहीं हो पाएगी कंट्रीज़ में। ये सिर्फ कहाँ अप्लाई होती है, डेवलप इकोनॉमीज़ में, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका में। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे रशिया हो गया, या फिर हमारे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हो गया जैसे इंडिया हो गया, वहाँ पे इसकी थ्योरी एप्लीकेबल ही नहीं होती, तो इसको हम लोग जनरल थ्योरी नहीं कह सकते। फिर है बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि केन्स ने क्या है, ट्रेड को नहीं लिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फंक्शन को लिया ही नहीं था, तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है। केन्जियन की थ्योरी एम्प्लॉयमेंट की एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन पे बेस है, और वो है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है उस पर कोई असर नहीं पड़ता इंपोर्ट का या फिर एक्सपोर्ट का, तो इनका कोई लेना देना ही नहीं होता। लेकिन असल में एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का केन्स ने बताया था कोई असर नहीं पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट में, ये चीज़ क्या है, अनरियलिस्टिक है। लेकिन फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड से होता क्या है, एक्सपोर्ट आपके अगर इंपोर्ट से ज़्यादा है तो इसका मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ रहा है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, वो बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, फिर एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मल्टीप्लायर चलना स्टार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो कहीं गुना इंक्रीज़ आएगा आपकी इनकम में। लेकिन इस चीज़ को केन्स ने स्टडी ही नहीं किया। सेवन्थ है केन्जियन एनालिसिस इज़ नॉट सो एम्पेरिकल, कि रियल लाइफ के फैक्ट्स हमने पढ़ा था कि केन्स ने कलेक्ट किए थे जब डिप्रेशन आई थी 1930s में। लेकिन यही चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर दिया गया क्योंकि इसका डाटा जो दिया गया था वो कुछ डाटा ऐसा था जो एम्पेरिकल नहीं था। अनदर criticism leveled against Keynesian theory is that policies of Keynes have not succeeded in the modern economic world, कि जो केन्स थ्योरीज या पॉलिसीज़ लेके आया था वो मॉडर्न थ्योरी में यूज़ ही नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने ये बताया कि इट मीन्स दैट देयर आर फंडामेंटल कुछ डिफेक्ट्स हैं आपके केन्जियन के थ्योरी में, उसके मॉडल में। केन्स का ओपिनियन क्या था, दैट द प्रॉब्लम ऑफ सेक्युलर स्टेगनेशन मतलब जहाँ पे इफेक्टिव डिमांड कम हो चुकी है, ये सिर्फ एडवांस्ड और रिच कंट्रीज़ में पाई गई थी 20th सेंचुरी में। लेकिन इसका फोरकास्ट गलत था, क्योंकि पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा में ये प्रॉब्लम अराइज ही नहीं हुई थी, मतलब असल जो फैक्ट था ये प्रॉब्लम आई ही नहीं थी।
बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स इन केन्जियन थ्योरी, जो प्रोडिक्शन उसने बेस की थी वो वैलिड नहीं पाई गई थी. इट इज़ ऑल्सो फार फ्रॉम ट्रुथ दैट अनएम्प्लॉयमेंट विल डेफिनेटली बी रिमूव्ड बाय टेकिंग रिकोर्स. उसने कहा था अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग दूर कर सकते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग से, या हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे पहुंच सकते हैं अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दें. तो ये भी चीज़ें एम्पेरिकली करेक्ट नहीं है. 8th one, his use of labor unit as a measure of employment is not scientific. क्योंकि केन्स ने बताया था सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर होगा, दैट इज लेबर, और लेबर क्या होगी, होमोजीनियस होगी. तो ये चीज़ करेक्ट नहीं होती. केन्स ने अडॉप्ट किया था कि हम लेबर के यूनिट से मेज़र करेंगे एम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि उसका मकसद ये था कि लेबर आपकी क्या रहती है, होमोजीनियस, एक जैसी. बट ये अजम्पशन भी करेक्ट नहीं है. एग्जाम्पल देखो, एक लेबरर जो है कॉलेज लेक्चरर है, ठीक है तो लेबर ही, और एक रिक्शा पुलर है, क्या उसको हम लोग ट्रीट करेंगे होमोजीनियस, नहीं कर सकते. तो सोल्यूशन क्या है, इनइक्वालिटी पाई जाएगी लेबर के बीच में. तो केन्स ने क्या सजेस्ट किया था कि हम लोग इनकी एवरेज ले लेंगे, इन सभी की इनकम के एक एवरेज ले लेंगे. लेकिन ये ऐसा करेक्ट हो ही नहीं सकता. ये बहुत ही एक क्यूबरसम, मतलब कॉम्प्लिकेटेड और एम्बिगस कंसेप्ट है. एम्बिगस का मतलब क्या होता है कि जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं. तो ये चीज़ हम लोग ले ही नहीं सकते कि लेबर यूनिट से ही सारा कुछ मेज़र करने बैठ जाए. नेक्स्ट है आपका लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लायर. केन्स का जो कंसेप्ट है मल्टीप्लायर का, वो बहुत ही लिमिटेड है. मतलब सेवरल इकोनॉमिक एक्टिविटी से देखा जाए तो, फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द कंडीशंस ऑफ बूम इन द इकोनॉमी, जब इकोनॉमी में बूम की कंडीशन आती है तो मल्टीप्लायर अपीयर्स टू बी इन ऑपरेशन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. मल्टीप्लायर अच्छे तरीके से काम करता है. लेकिन डिप्रेशन जब आ जाता है, मल्टीप्लायर का ऑपरेशन इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता, वो लिमिटेड हो जाता है. सो मोर ओवर जो कंसेप्ट है मल्टीप्लायर का इज़ डिपेंडेंट ऑन सच अजम्पशन, जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ पे लागू ही नहीं होती है. फिर है आपका लैक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन का प्रिंसिपल केन्जियन ने पढ़ा ही नहीं, उसको इग्नोर किया है. देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन इन द केन्जियन थ्योरी. फॉर वांट ऑफ इट, केन्जियन के थ्योरी को हम लोग क्या है, कंप्लीट थ्योरी से ट्रीट नहीं कर सकते हैं. तो उन्होंने बताया है कि अलॉन्ग विद द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एज एनुशिएटेड, मतलब केन्स के द्वारा जो आपका मल्टीप्लायर का कंसेप्ट उन्होंने बताया था, उसमें एक्सेलरेशन का प्रिंसिपल ही नहीं लिया था. जो कंसेप्ट है मल्टीप्लायर का वो बताता क्या था, दैट इंक्रीज इन कंजप्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी ना, तो कंजप्शन का लेवल बढ़ेगा. लेकिन जो कंसेप्ट है मल्टीप्लायर का वो बेस था आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे. लेकिन एक्सेलरेशन का जो प्रिंसिपल का कंसेप्ट है वो क्या स्टेट करता है, दैट ड्यू टू इंक्रीज इन कंजप्शन देयर इज़ मैनी टाइम्स मोर इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स. मतलब कंजप्शन बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ये चीज़ है. मतलब हमने प्रोडक्शन करनी है ना कैपिटल गुड्स की, इसीलिए जो प्रिंसिपल है एक्सेलरेशन का वो आपका, मतलब केन्स के थ्योरी ने इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं किया कि अगर कंजप्शन में चेंज आती है तो इन्वेस्टमेंट में कैसे चेंज आएगा. तो इट इज़ दिस एविडेंट दैट केन्जियन की जो थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट की, उसको पूरे तरीके से फुली सेटिस्फैक्ट्री थ्योरी नहीं कहेंगे, क्योंकि केन्स ने एक्सेलरेशन के प्रिंसिपल को इग्नोर ही करके रख दिया था. फिर है आपका इकोनॉमीज ऑफ डिप्रेशन. बार बार ये कहा जाता है कि केन्स की जो थ्योरी है वो डिप्रेशन या अनएम्प्लॉयमेंट से ही डील करती है, बाकी सारी चीज़ों से डील ही नहीं करती. अनदर एलिगेशन जो लगा है केन्स के इकोनॉमिक्स पे कि वो सोल्यूशन देता है सिर्फ डिप्रेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का. हिक्स एंड शूमपीटर आर ऑफ व्यू दैट केन्स ने प्रॉपरली स्टडी नहीं किया बूम और इन्फ्लेशन को. लेकिन ये जो एलिगेशन रियलिटी में देखा जाए ना तो वो बेसलेस थी, क्योंकि केन्स ने अपनी एक बुक हाउ टू पे फॉर द वॉर जो कि 1940 में लिखी थी, केन्स ने बताया था कि इन्फ्लेशन को रिजॉर्ट ना करते हुए रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जा सकता है वॉर टाइम पे. इसका मतलब उन्होंने इन्फ्लेशन की सिचुएशन के बारे में बताया था उस बुक में. इन द लाइट ऑफ दिस ये कहना गलत होगा कि केन्स की थ्योरी अकेली डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके चलती है, क्योंकि दूसरी बुक में उन्होंने ये चीज़ को बताया था. इसका ये मतलब है पहले लोग इकोनॉमिस्ट ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन बाद में केन्स रियलिटी में क्या हुआ कि केन्स ने इन्फ्लेशन को लेके चला था वो. 12th है आपका द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट प्योरली अ मॉनेटरी फिनोमिना. केस ने असर्ट किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, एक मॉनेटरी फिनोमिनन होगा, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, रिवार्ड
फॉर पार्टिंग विद द लिक्विडिटी। लेकिन हिक्स और हैंसन ने क्या बताया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो दोनों फैक्टर से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है, भले वो रियल फैक्टर्स हो भले वो मॉनेटरी फैक्टर, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है ये फिर अपनी अलग से थ्योरी लेके आए थे। हैंस केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, इनडिटर्मिनेट थ्योरी है जैसे क्लासिकल की थी। 13th है, इट इग्नोर्स द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जो केन्स की थ्योरी है उसने डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में तो बताया कि डिमांड बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन आ जाती है इकोनॉमी में। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को इग्नोर किया है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेन प्रॉब्लम जो कंट्रीज़ ने फेस की थी वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की थी, क्योंकि इनपुट्स का प्राइस बढ़ गया था, लेबर वगैरह की वेजेस बढ़ गई थी। इसीलिए जो ये थ्योरी है उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी तो किया, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बढ़ने से जो इन्फ्लेशन आती है उस चीज़ को ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए आपके केन्स। नेक्स्ट है आपका केन्सियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलर स्टेग्नेशन इज़ अनफाउंडेड। केन्स का जो कंसेप्ट था, केन्स वॉज ऑफ द फर्म व्यू दैट रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज वर जनरली सब्जेक्ट टू सेकुलर स्टेग्नेशन वहाँ पे पाई जाती है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। इट मीन्स दैट दीज कंट्री वर हॉन्टेड बाय द पर्चुअल फियर ऑफ इनएडिक्वेट एग्रीगेट डिमांड इन द लॉन्ग रन, कि लंबे समय में उनको ये रहता है, फियर रहता है कि एग्रीगेट डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी, ये नेवर एंडिंग सिचुएशन है। लेकिन जैसे कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लाइक मार्टिन ब्रॉनफेम्बर, उन्होंने कहा है कि जो केन्स ने आपका ये कंसेप्ट दिया है कभी फाउंड ही नहीं किया गया, दैट इज़ अनफाउंडेड। ऑन द कंट्रेरी इन इकोनॉमिस्ट ने मेंटेन किया कि लॉन्ग रन में क्या होता है, ज़्यादा सेकुलर इन्फ्लेशन पाई जाती है, ना कि स्टैग्नेशन, रुकी हुई नहीं बल्कि इन्फ्लेशन पाई जाती है। 15th है आपका ओवर एग्रीगेटिव। बार बार केन्स क्या कहता है, एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, यही चीज़ पढ़ी है ना हमने। ये जो अप्रोच है वो सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, लेकिन इसने जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर कोई लाइट थ्रो नहीं की। एग्जाम्पल देखो, consumption expenditure may take diverse form and increase in income may influence it in the various way, but Keynes has merely concluded that increase in income is followed by increase in consumption expenditure, कि consumption expenditure में increase होगा तो income में increase होगा। although इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमेशा कम होता था आपका जितना इंक्रीज आपकी इनकम में हो रहा है। तो क्रिटिक्स ने क्या कहा कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है अगर आपकी इनकम बढ़ती है, मतलब उन्होंने प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ की यहाँ पे बात की है, एक तरीके से सेम बढ़ते हैं ये नहीं कि कंजप्शन आपकी कम बढ़ती है विद द इंक्रीज इन इनकम। लास्ट आपका है पोस्ट केन्जियन क्रिटिसिज्म। अब पोस्ट केन्जियन इकोनॉमिस्ट जैसे हैंसन, हिक्स, फ्रीडमैन, रॉबिन्सन हो गए, उन्होंने भी केन्जियन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। एग्जाम्पल देखो, इट इज़ रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ केन्स टू अज्यूम दैट देयर इज़ नो प्रोपोर्शनल, जो हमने अभी पढ़ा है ना कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं पाया जाता इनकम और कंजप्शन में, कि इनकम बढ़ेगी लेकिन कंजप्शन उतनी नहीं बढ़ती जितनी आपकी इनकम बढ़ती है। तो उन्होंने बताया कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप ही होता है इनकम और कंजप्शन के बीच में। सेकंड, केन्स स्टेटमेंट दैट डिमांड फॉर मनी, मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस का जो 3 मोटिव से, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी मोटिव, ये तो इनकम पे डिपेंड करता था, और स्पेकुलेटिव मोटिव आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आगे आने वाली इकोनॉमिस्ट ने क्या बताया कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करती है। केन्स हैज़ रेफर टू ओनली 2 सेक्टर मॉडल की बात की है, ठीक है, अपने एग्रीगेट डिमांड को, दैट इज़ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। बट पोस्ट केन्जियन इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा, 4 सेक्टर मॉडल होगा जिसमें कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर होगा और आपका फॉरेन सेक्टर होगा। एंड लास्ट वन, केन्स ने कोई मेंशन नहीं किया यहाँ पे सुपर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। तो ये भी एक कंसेप्ट दिया गया था पोस्ट केन्जियन इकोनॉमिक्स के द्वारा कि सुपर मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का भी कंसेप्ट होता है, लेकिन केन्स ने उसको मेंशन नहीं किया। तो ये थे आपके क्रिटिसिज्म केन्जियन इकोनॉमिक्स के। वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।